हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम हरियाणा बोर्ड का जो फिजिक्स का एग्ज़ाम जो 2 अप्रैल को कंडक्ट होने जा रहा है उस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं इंक्लूडिंग एमसीक्यू इंक्लूडिंग थ्योरी पोर्शंस वो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से कम टॉपिक्स या कम से कम क्वेश्चंस आज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा और उनमें से अप्रोक्सीमेट आप मिनिमम 60 मार्क्स आप ले सकते हैं। आउट ऑफ 70 आप 60 मार्क्स बड़े आसानी से ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि केवल इन क्वेश्चंस को करने से आपके 70 आउट ऑफ 70 आ जाएंगे। हो सकता है कि आपका आ भी जाए, लेकिन मैं मेरी तरफ से जो कमिटमेंट कर रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस करने के बाद आप एटलीस्ट जो है 60 मार्क्स ले सकते हैं आउट ऑफ 70। सबसे पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहला जो क्वेश्चन बन सकता है वो कॉलम लॉ से बन सकता है, क्योंकि एमसीक्यू बड़े इंपॉर्टेंट है। 35 मार्क्स जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है थ्योरी का वो सबको पता है, ठीक है। वो मैं आपको वीडियो के एंड में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको देख सकते हैं। बट यहाँ पे जो मार्क्स जो डिटेक्ट्स होंगे वो एमसीक्यू की वजह से होंगे। और एमसीक्यू में बात करते हैं सबसे पहला कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ हमारे पास F इज इक्वल टू सभी को पता है K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब कैसे क्वेश्चन आ सकता है इस पे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करें कि ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, यहाँ पे हमारे पास Q1 एंड यहाँ पे हमारे पास Q2। तो ये हमारे पास इस तरह से ये डिस्टेंस आ रहा है इनके बीच में। अगर इन चार्जेस को डबल कर दिया जाए, ठीक है, और इनका डिस्टेंस हाफ कर दिया जाए तो नया फोर्स क्या होगा पहले के कंपैरेटिवली। तो हमारे पास ये नया फोर्स क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे चार्जेस को डबल करेंगे तो हमारे पास जैसे मैंने बताया तो ये भी आपका 2Q हो जाएगा, ये भी 2Q यानी 4 और R/2 यानी आपका 8 टाइम्स आपका जो ये 16 टाइम आपका जो है वो बढ़ जाए, आपका जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, फोर्स, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि डिस्टेंस इनके बीच में इंक्रीज कर दिया तो फिर आपका जो है नया फोर्स क्या रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास के में हमारे पास जो वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट भी पूछी जा सकती है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जिसके रिगार्डिंग आ सकता है। दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो हमारे पास बनता है क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज की हम बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE, यानी टोटल चार्ज Q, N हमारे पास नंबर ऑफ जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, यानी हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है संख्या या फिर प्रोटॉन है, और हमारे पास E ये हमारे पास चार्ज ऑन सिंगल, ठीक है, सिंगल एलिमेंट, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ये हमारे पास इस पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है और इसके पास जो हमारे पास जब हम बात करें ये 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है पॉजिटिव का। तो हमारे पास पॉजिटिव का चार्ज कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को हमारे पास, जैसे कि इस पहले वाले केस में बात करते हैं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। चार्ज की वैल्यू ये रख देंगे और हमारे पास n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और e की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 और ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, n की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन इससे लीव आउट हुए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनदर वन जो हमारे पास कैसे आ सकता है कि मेथड ऑफ चार्जिंग पे, ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग पे, जैसे कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसको पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी एक ऐसा सरफेस, ठीक है, या इसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है,
ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब हमारे पास V की वैल्यू होती है KQ डिवाइड बाय R, ठीक है। अगर R की वैल्यू सेम है, Q की वैल्यू सेम है, जैसे कि ये चार्ज था, इससे एग्जैक्टली R डिस्टेंस पे, सेम R डिस्टेंस पे, तो ये पॉइंट्स बन जाएंगे। तो इन पॉइंट्स पे हमारे पास एक ही पोटेंशियल रहेगा, जिसको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हमारे पास जो वर्क डन है वो 0 होगा अगर कोई चार्ज, अगर टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस से एक क्वेश्चन आ सकता है। एक और जो क्वेश्चन आ सकता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास डीवी, हमारे पास जो क्वेश्चन ये रहेगा डीवी, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू आपका डी आर लिख सकते हो, डी एक्स लिख सकते हो, माइनस साइन भी आता है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं रहने वाला। तो ये क्वेश्चंस आपका आ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। एक आपका कैपेसिटर के कॉम्बिनेशंस पे आ सकता है क्वेश्चंस, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशंस पे। कैपेसिटर के कॉम्बिनेशंस पे जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास हम बात कर लेते हैं कि सीरीज में हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल सम होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये कोई डायग्राम आएगा इजी सा, ठीक है। तो वो आपकी ये आ सकते हैं, ये आपका C3 पैरेलल में अगर है वो आपके डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, ठीक है, सॉरी, पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि ये हमारे पास कैपेसिटर था C1, ये हमारे पास कैपेसिटर है अनदर वन C2, ये हमारे पास कैपेसिटर है C3, ये हमारे पास कैपेसिटर है C4, ठीक है। और लगभग इनकी कैपेसिटी जो है वो इक्वल मिलती है ऐसे केसेस में, ठीक है। तो इनका फिर हमारे पास इस तरह का डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड आ सकता है, और ये क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये यहाँ से ब्रांचिंग ले ली इसमें, ठीक है, यहाँ से ब्रांचिंग लेकर के उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ से ब्रांचिंग ली है और इस कैपेसिटर्स को यहाँ पे ऐड नहीं किया, यहाँ पे ऐड कर दिया। ये यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, ठीक है, C5 कह सकते हैं हम। और यहाँ से एक ब्रांच और ली, यहाँ से एक ब्रांच और ली है, और वो ब्रांच हमने ऐड कर दी है यहाँ पर। तो इस तरह का क्वेश्चंस ये आ सकता है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले नेम रख लीजिए A B, जहाँ पे भी जंक्शन है C, और यहाँ पे D, ठीक है, और यहाँ पे इनिशियली पॉइंट रख लीजिए आपका E, ठीक है। तो जैसे कि आप A से C पे जा रहे हो, तो A से डायग्राम बना लीजिए, A से B पे जा सकते हैं, ये B, ठीक है। A से B पे गए, डायरेक्टली बीच में कौन आ रहा है, A से B पे गए तो हमारे पास C2 आ रहा है, तो C2, ठीक है। A से डायरेक्टली आप कहाँ पे जा पा रहे हो, A से आप जा पा रहे हो आप C तक, तो C यहाँ पे ले लीजिए, तो A से C तक यहाँ पे चले गए आप, ठीक है। तो C से आप जा सकते हो D पे, तो D पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए, और ये इस तरह से यहाँ पे ये C जो है 4 हो जाएगा, और A से C पे आए तो C5 है, तो C5 है। यहाँ पे B से D पे आए, B से डायरेक्टली D पे आए, तो ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का नाम है C6 रख लेते हैं, तो हमारे पास ये C6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये C6 आ जाएगा, ठीक है। और A से पहले जो ये था हमारे पास C1, ठीक है, ये E पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट में जो है D पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब आप इसको जो है सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व कर सकते हो, अब आप इसको सोल्व कर सकते हो कैसे भी, हमारे पास C2 और C6 जो है ये सीरीज में है, तो पहले इनको सोल्व कीजिए, ठीक है। और फिर ये हमारे पास ये दोनों सीरीज में है, इनको सोल्व कर लीजिए, उसके बाद ही फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर में ही अगर हम बात करें कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D,
जब इनके बीच में बिल्कुल एयर है, खाली जगह है बिल्कुल, ठीक है, तब हमारे पास रहता है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करवा दी जाए तब हमारे पास, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करवा दी जाए तब हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारे पास डी हमारे पास थिकनेस जो दो प्लेट के बीच में है डी, ठीक है, और इनके बीच में अगर मैं कोई प्लेट इंसर्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, कोई प्लेट इंसर्ट करता हूँ, ये टी थिकनेस की, ठीक है, तो ये थिकनेस ऑफ टी है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला जो रहने वाला है वो ये रहेगा, ठीक है। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो हमारे पास क्या क्या आ सकता है। इन प्रॉपर्टीज को आप बड़ा ध्यान से देखिए। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है, जीरो रहती है। इस प्रॉपर्टीज पे एक एमसीक्यू आ सकता है। सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, ठीक है, तो वो हमारे पास कोई भी चार्ज कंडक्टर है, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, हमेशा ही नॉर्मल रहेगी, सरफेस के बिल्कुल 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सरफेस का कोई भी शेप हो, जैसे कि ये शेप है, तो इस सरफेस के यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, इस तरह से रहने वाली है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, कोई भी अगर आपका जो है कंडक्टर के अंदर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होता स्टैटिकली, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, और आपका जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होती है, लेकिन आपका वी जीरो नहीं होता, वी कांस्टेंट होता है इनसाइड ए कंडक्टर, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है। इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास E इज इक्वल टू ये आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाली है। तो इन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आ सकता है। ये थे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं हम, हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में हमारे पास जो क्वेश्चंस रह सकते हैं वो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, NEAVD, VD यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है, तो ये रिलेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसको प्रूफ करना भी आ सकता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E टाउ डिवाइड बाय M, ठीक है, यहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, E चार्ज है, माइनस लिखा होता है जनरली ये, ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें आ सकता है। दूसरा हमारे पास रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आप कर लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात करें, ये इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये रो टी है, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका रेजिस्टिविटी कितनी है, रेजिस्टिविटी एट इनिशियल टेम्परेचर 1 प्लस आपका जो कफिशिएंट ऑफ जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, कफिशिएंट ऑफ हमारे पास जो कंडक्टिविटी रहेगी, सॉरी ये, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास अल्फा टी जो पार्टिकुलर टेम्परेचर है, जैसे कि 20 डिग्री सेल्सियस जो बाद की बात करें, ये इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, तो ये हमारे पास इस फॉर्मूले बेस्ड पे आ सकता है। दूसरा ये किस तरह से आ सकता है कि किसी भी कंडक्टर का अगर वो बोले कि टेम्परेचर इंक्रीज करे तो उसकी रजिस्टिविटी को हम इससे रो से लिखते हैं, तो रजिस्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा या रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसकी बारे में बात करें तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी और कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर को अगर डिक्रीज किया जाए तो आपका रजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ये कंडक्टर के केस में है। बट सेमीकंडक्टर में इसका बिल्कुल मैंने दो अभी बातें बताई हैं उसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है, तो ये सब आपको करना है। एक दूसरा करंट डेंसिटी और आपका जो कंडक्टिविटी, इसके बीच में रिलेशन, ठीक है, तो ये हमारे पास ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी और आपका कंडक्टिविटी के बीच में, जे आपका ये, ठीक है, सिग्मा और ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करें, ये देखो हमारे पास ये एक्चुअली ये जो है ये कंडक्टिविटी की वैल्यू है, जब ओम्स लॉ को प्रूफ करते हैं तब हमारे पास ये वैल्यू आती है, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू हमारे पास रहती है NE² टाउ डिवाइड बाय M, यानी कंडक्टिविटी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि HBSC लेवल पे इस तरह के क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन फिर भी चांस मैं मानता हूँ, ठीक है। कंडक्टिविटी का, रजिस्टिविटी की बात करें तो ये उल्टा हो जाता है, इसी का अपोजिट, ठीक है। तो रजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ सकता है, ठीक है। हम बात करें नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम बात करें कि सर्किट क्लोज हो, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, ईएमएफ है। तो ये एक इक्वेशन है ईएमएफ और पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, ठीक है। और ये आर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस यानी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन इस पे आ सकता है, ये काफी ज्यादा यूजफुल इक्वेशंस है जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ के बीच में रिलेशन हमें बताती है। उसके बाद हम बात करें कि टोटल जो करंट फ्लो कितना होगा, ठीक है, वो रहता है ईएमएफ डिवाइड बाय, ये सेल इन सीरीज एंड पैरेलल का बता रहा हूं मैं, और टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आपका एक्सटर्नल, ये इंटरनल, ये इस तरह से, ठीक है। सीरीज में अगर सेल को सीरीज में जोड़ा जाए तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आता है, E1 E2, ठीक है। ये सब आपका इस तरह से ऐड हो जाता है, रेजिस्टेंस भी हमारे पास ऐड हो जाता है, ठीक है, R1 R2 इस तरह से। अगर सेल क्या है, सेल आपके सीरीज में है, ठीक है, सीरीज में है। अगर सेल हमारे पास दो सेल है, ये क्या है, पैरेलल में है, ठीक है, तब हमारे पास या ईएमएफ चाहे कितने भी लगा लीजिए वो एक ईएमएफ के बराबर, अगर वो आइडेंटिकल है तो, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल सम हो जाएगा इनका, ठीक है, रेसिप्रोकल R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आ सकता है, वो आ सकता है किरचॉफ लॉ पे। किरचॉफ के दो लॉ है हमारे पास। फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ हमारे पास जो है वो करंट लॉ है, जिसको जंक्शन लॉ भी बोल देते हैं, ठीक है। और करंट लॉ तो हमारे पास जंक्शन रूल बोल देते हैं, जंक्शन रूल या फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ हमारे पास कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। और जो सेकंड लॉ है, ठीक है, जो बताता है कि हमारे पास जो टोटल ईएमएफ रहेगा या टोटल सोर्स ऑफ ईएमएफ रहेगा इक्वल होगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस से ऑल इन क्लोज लूप, ठीक है, टोटल सम इसके इक्विवेलेंट रहता है। ये बताता है हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है, एनर्जी के बारे में। तो ये क्वेश्चंस काफी बार आए हुए हैं HBSC में। दूसरा किरचॉफ लॉ की एप्लीकेशन है स्लाइड वायर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज में हम अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। इसमें हमेशा याद रख लेना है कि ये हमारे पास इस तरह से रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, इसमें हमेशा ही हमें इस तरह से चार रेजिस्टेंस गिवन है, ये A B C D। तो इनको अननोन रेजिस्टेंस को जब डिटरमाइन करना हो, ठीक है, तो अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करना हो तो हमेशा ही A डिवाइड बाय B करेंगे, C डिवाइड बाय D करेंगे। मतलब ये डिवाइड बाय ये कर दीजिए आप, या फिर ये डिवाइड बाय ये कर दीजिए, क्रॉस नहीं हो सकता, क्रॉस नहीं हो सकता, ये ध्यान रख लीजिए। और इसमें एक अननोन यहाँ पे दे सकता है, ठीक है, तो वो डिटरमाइन आप कर लेना। पोटेंशियोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियोमीटर आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो डायरेक्टली है, लेकिन वो उसमें आ सकता है आपका 2 या 3 मार्क्स में वहां पे, ठीक है। तो वो इसके लिए आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट करना होगा। के आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। इस पे एमसीक्यू 1 मार्क्स का जो है वो आ सकता है, इसकी यूनिट भी आ सकती है, ठीक है। पढ़ते हैं व्हीटस्टोन का न्यूमेरिकल, मैंने अभी आपको बता दिया व्हीटस्टोन का। रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन, रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चंस भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है रो एल ए। इसमें क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेगा कि लेंथ को डबल कर दिया जाए, एरिया क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है।
तो इसमें हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो उस केस की बात करेगा। ठीक है, तो अगर एक ही स्ट्रेच वायर है तो इसका एक फॉर्मूला और है, जैसे कि इसी को हम क्या करें, इसी को हम जो मल्टीप्लाई कर देते हैं एल से, और एल से ही डिवाइड कर दें, तो रो आपका एल स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, वॉल्यूम आ जाता है। तो जैसे कि कोई भी एक वायर है, उसको हमने स्ट्रेच किया तो वॉल्यूम हमारे पास सेम रहता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो कि एक वायर है, उसको हमें लेंथ 2 टाइम इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, और फिर हमारे पास नया रेजिस्टेंस क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पावर का न्यूमेरिकल के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको लग रहा है उस तरह सभी टॉपिक्स जो कवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। आपका 4 सेट आते हैं, 4 सेट में से देखो ये मैंने जो बताया है, इसमें मैंने 60 मार्क्स का मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 60 मार्क्स का एटलीस्ट आएगा। और लास्ट में मैं 30 क्वेश्चन एडिशनल डालूंगा जो थ्योरी के पोर्शन को कवर करेंगे। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। पावर का वही है जो आप 10th क्लास में पढ़ गए हो, +1 का 2 का यहाँ पे कुछ नहीं है। पावर इज इक्वल टू हमारे पास W/T होता है, पावर इज इक्वल टू हमारे पास VI होता है। इसमें V की वैल्यू पुट कर सकते हो, V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। एक आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, ठीक है, तो उस पर आ सकता है इलेक्ट्रिसिटी, एक बल्ब है इतने हावर तक चलता है। तो बेसिक क्वेश्चन अप टू 10th लेवल के क्वेश्चन हैं, लेकिन आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। एक क्वेश्चन हमारे पास जैसे कि एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हमारे पास 1 किलोवाट हावर में मेजर करते हैं, तो 1 किलोवाट हावर बराबर 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट होती है, और जो किसके इक्विवेलेंट होती है वो 3.6 10 की पावर 6 जूल के बराबर होती है, या फिर वाट सेकंड भी कह सकते हैं। 3.6 10 की पावर 6 सॉरी, ठीक है, वाट सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो ये मैंने बताया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है थर्ड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। देखिए, चार्ज पार्टिकल, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, उसमें फोर्स कितना लगता है, F इज इक्वल टू QVB। ये मैंने स्केलर में बताया। वेक्टर में अगर आप करोगे तो फिर क्रॉस हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी के बीच में। ठीक है, यानी हमारे पास FQ आपका V क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आपको पता है क्रॉस लग रहा है तो 90 डिग्री है, साइन थीटा है, साइन थीटा लगा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास ये इस तरह से वैल्यू रहती है, यानी हमारे पास ये परपेंडिकुलर एंटर करेगा तब मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो इस पे आपका ध्यान रख लेना है कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी तो मैक्सिमम फोर्स होगा। फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, पैरेलल होगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, पाथ कैसा रहता है, जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये चार्ज पार्टिकल एंटर कर दिया जाए, चार्ज पार्टिकल अगर एंटर करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ से ऐसे, तो ये सर्कुलर ऐसे रोटेट होने लग जाएगा। ठीक है, तो इस पे ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल की बजाय एक कंडक्टर है, क्या है, एक कंडक्टर है, क्या ले लिया हमने, कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर, कंडक्टर पे फोर्स कितना लगता है, कंडक्टर पे फोर्स लगता है BIL। ठीक है, हालांकि साइन थीटा भी होता है इसमें। ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर के केस में है। ठीक है, तो आप इसको F इज इक्वल टू हमारे पास I आपका B क्रॉस L कर सकते हो। ठीक है, याद रखने के लिए बताया कि फोर्स कंडक्टर पे कितना लगता है, कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, बिल के फॉर्म में ये लग सकता है। ठीक है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आएगा, 100% आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। इस टॉपिक को जरूर कर ले। 1 एम्पियर की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 एम्पियर की डेफिनेशन। जब हमारे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, पैरेलल हैं, वो एक दूसरे के ऊपर यूनिट लेंथ के हैं, वो यूनिट डिस्टेंस रखा है उनके बीच में, और कितना फोर्स लगा रहे हैं वो 2 × 10 की पावर आपका जो -7 न्यूटन फोर्स लगा रहे होते हैं, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन होती है। ये यहाँ से आपको करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, बिल्कुल पैरेलल है ये, और पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसमें हमारे पास ये डिस्टेंस इनके बीच में R है। तो यहाँ से थंब रूल के अकॉर्डिंग, यहाँ से थंब रूल के अकॉर्डिंग आपका
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रहने वाली इसके कारण, तो ये कंडक्टर फर्स्ट हो गया, ये कंडक्टर सेकंड हो गया, तो सेकंड के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी वो V2 रहेगी इसके कारण, तो वो हमारे पास आउटवर्ड आएगी, ठीक है, डॉट, और ये हमारे पास अंदर जाएगी क्रॉस, इसके कारण, एक दूसरे कारण, ठीक है। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अब वो पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन पेपर के इनवर्ड होगी या आपका आउटवर्ड होगी, ठीक है, ऐसे ही पूछा जा सकता है। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है, तो हमारे पास अट्रैक्ट करेंगे। एक में करंट आपका इस तरह जा रहा है, एक में करंट आपका इस तरह से जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तब ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सोलेनोइड का डेरिवेशंस आ सकता था, लेकिन हमारे पास जो है वो अब 8 मार्क्स का ही आता है, तो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो इससे आना है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से लेगा, या तो फिर हमारे पास एक क्वाइल है, क्वाइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले में है, या फिर मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, उसके बारे में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, 5 मार्क्स का वहां से क्वेश्चन आएगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन वाले में डालूंगा, वो ये मैं एमसीक्यू के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। तो हमारे पास कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, म्यू नॉट एन आई, एन क्या है, नंबर डेंसिटी है, जैसे कि हमारे पास ये सोलेनॉइड है, ठीक है, तो ये आपका पर यूनिट लेंथ कितने टर्न है, ठीक है, तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स के बता रहा हूँ, ठीक है। अर्थ के मैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं, 3 छोटी छोटी डेफिनेशन है, मैग्नेटिक डिप, 3 मेन मैग्नेटिक अर्थ के मैग्नेटिक कंपोनेंट है, एक हमारे पास मैग्नेटिक डिप, ठीक है, मैग्नेटिक डिप होती है, इंक्लिनेशंस होता है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ठीक है, इंक्लिनेशंस और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो इन पे क्वेश्चन आता है, छोटी छोटी एग्जैक्टली डेफिनेशन ही करनी है थोड़ी सी बस, और ज्यादा कुछ नहीं करना। डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है, NIA से इसका क्या निकाल लीजिए आप, इसकी यूनिट निकाल लीजिए, ठीक है, इस फॉर्मूले से, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट से, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के दौरान ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसमें हमारे पास आपको पता है आउटसाइड, आउटसाइड तो नॉर्थ टू साउथ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड, बट इनसाइड क्या होती है, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होती है, ध्यान रख लेना ये, और क्लोज पाथ होता है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब बढ़ते हैं फोर्थ यूनिट की तरफ। फोर्थ यूनिट में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो फ्लक्स के रिगार्डिंग आ सकता है, फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, उससे डेफ्लक्स का निकल जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स हमारे पास B इंटू ए कोस थीटा, ठीक है, ये एरिया और जो का नॉर्मल है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है उसकी बात हो रही है, ठीक है। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का भी डायमेंशन फॉर्मूला है, चाहे वो सेल्फ इंडक्टेंस का पूछे चाहे वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का पूछे, डायमेंशन फॉर्मूला एक ही होता है, यूनिट इनकी हेनरी होती है। तो ये क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। फराडे लॉ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, और लेंज लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को करता है। तो कंजर्वेशन, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, को फॉलो करता है, ठीक है, ये आपका इसकी केज का अपोज करता है, ठीक है। फराडे फर्स्ट लॉ, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स में कुछ चेंज होगा तो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये बताया। कितना होगा ईएमएफ, ये सेकंड लॉ ने बता दिया, सेकंड लॉ ने कितना होगा, वो हमारे पास आपका d∅dt, यहाँ पे माइनस लगेगा, ये बताया किसने, लेंज ने, ठीक है, अपोज के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें IRMS की, यानी ये हमारे पास जो हमने रेजोनेंस का केस भी दे रखा है, इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। पहले RMS की बात कर लेता हूँ, VRMS की बात कर लेता हूँ, एवरेज की बात कर लेता हूँ। तो हमारे पास जो पीक वोल्टेज होता है, जो घरों में सप्लाई होता है, जो सप्लाई वैल्यू है, न्यूमेरिकल बेटर ये कि NCERT की न्यूमेरिकल कर लो, 10 न्यूमेरिकल है इसकी, 11 न्यूमेरिकल है, वो कर लो श्योर, 100% 3 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आने वाला ही है, ये आपका 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और 1 मार्क्स का इसमें बताता हूँ मैं कौन सा आएगा, पावर वाला आएगा। इसमें सप्लाई जो होती है वो RMS होती है, सप्लाई जो वैल्यू होती है वो RMS वैल्यू होती है। तो मैं बता देता हूँ कि हमारे पास जो IRMS या VRMS किसके बराबर होती है, जो पीक वैल्यू है
उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.707 से, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है IRMS VRMS, V नोट के इक्वलेंट हो जाएगा। इसी प्रकार आई एवरेज, वो पीक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.6 आपका जो है 32 से, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये इस पे क्वेश्चन आ रहा, आरएमएस पे इस पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम बात करें कि हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ओमेगा L होती है। इंडक्टिव यानी इंडक्टर के कारण रुकावट, कैपेसिटर के कारण जो रुकावट है वो 1/ω/C रहती है, जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और रेजोनेंस की कंडीशंस में ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, आपका XL बराबर XC हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ठीक है। तो इम्पेडेंस तीनों प्रकार की रुकावट को बोलते हैं इम्पेडेंस, इसको Z से इंडिकेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें वैल्यूज थी, ये आप रिवाइज जरूर कर ले। रेजोनेंस की जो फ्रिक्वेंसी 1/√LC आती है, ठीक है। तो ये थोड़ा रिवाइज कर ले। सभी स्टूडेंट्स जो मेरे से पढ़ते हैं उनको मैंने करवा रखा है ऑलमोस्ट सभी को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फैक्टर का। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है HDSC का जो इन्होंने पावर फैक्टर का क्वेश्चन नहीं दे रखा है, पावर डिसिपेट का नहीं दे रखा, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पावर का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है VI, तो पढ़ा ही आपने, cos 5 कर दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कैपेसिटिव सर्किट में हमारे पास करंट आगे रहता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वो 90 डिग्री पीछे रहती है, तो 90 डिग्री का एंगल है। और इंडक्टर के अंदर हालांकि ये आगे लिख रखा है मैंने, इसी में करा दिया। इंडक्टर के अंदर हमारे पास जो करंट पीछे रहता है और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वो आगे रहती है 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये फाई की वैल्यू है, इसमें किसकी वैल्यू, फाई की वैल्यू, ठीक है। तो प्योर इंडक्टर में पावर जो होती है वो 0 होती है, क्योंकि फाई की वैल्यू 90 होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता क्वेश्चन से 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसकी फाई की वैल्यू 90 होगी। इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर आपका पावर 0 होती है। पावर फैक्टर किसको बोला जाता है, पावर फैक्टर बोला जाता है जो इसकी पी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, फाई पे। तो कोस फाई को क्या बोला जाता है, पावर फैक्टर बोला जाता है। ओनली पावर पूछ रहे तो VI कोस फाई, यानी कैपेसिटर में भी 0 होती है, इंडक्टर में भी 0 होती है। पावर फैक्टर पूछा जाए तो कोस फाई, ठीक है। कोस फाई का आप डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। कोस फाई का डायग्राम मैं आपको दिखा दूंगा। अगर रजिस्टर की बात करें तो इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। रजिस्टर की बात करें, रजिस्टर में पावर होती है VI, और उसमें वोल्टेज भी इस तरफ रहती है और करंट भी इसी डायरेक्शन में रहता है, तो एंगल फिर 0 हो जाता है। जैसे कि cos फाई की वैल्यू हमारे पास इसमें देख सकते हैं, ये Z है, ये टोटल रुकावट है हमारे पास, ये Z है, टोटल हमारे पास इम्पिडेंस है। तो इसमें cos फाई हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इम्पिडेंस ट्रायंगल में है हमारे पास, जैसे कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, और ये VL माइनस VC। इसको मान लीजिए कि वोल्टेज इंडक्टर में ज़्यादा है, ठीक है, उस केस में हमारे पास तो ये इम्पिडेंस ट्रायंगल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भैया हमारे पास, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स कैसे बनती है, EM वेव की प्रॉपर्टीज, कि ये ट्रांसवर्स है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट का, वो 1/रूट हमारे पास म्यू नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट से बनता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। एक फॉर्मूला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड C के रिलेशन में। दूसरा, एग्जाम से पहले सुबह सुबह ये टेबल पढ़ के जाना, कोई भी नहीं रोक सकता इस टेबल से 1 मार्क्स का क्वेश्चन ना आए, या 2 मार्क्स का भी आ सकता है। जैसे रेडियो वेव की बात करें, रेडियो वेव की वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा जो वेवलेंथ होती है वो सबसे अधिक होती है, मैक्सिमम होती है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मिनिमम होती है, ठीक है। और जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं, यानी हमारे पास यहाँ से हम नीचे आएंगे, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, ठीक है, ऐसे आएंगे। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है, ऐसे आएंगे तो क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे
यहाँ पे बढ़ रहा है फ्रिक्वेंसी तो बढ़ रही है, वेवलेंथ कम हो रही है। इनके क्या क्या यूज है ये टेबल गिवन है, ये मैंने नोट्स में भी दिए हुए हैं बच्चों को, तो ये आपके कर सकते हो क्या क्या यूज है रेडियो वेव के, क्या यूज टेलीविजन कम्युनिकेशन में, माइक्रोवेव का माइक्रोवेव ओवन में, ठीक है, इंफ्रारेड का यूज होता है, ठीक है, आपका सैटेलाइट में, या फिर आपका जो जो एक तरह से सैटेलाइट में मिलिट्री पर्पज के लिए यूज होता है, या आपका रिमोट सेंसिंग के लिए भी यूज होता है, ठीक है, तो इन सब में यूज होता है। विजिबल लाइट से आप देख सकते हो, ठीक है। इनकी फ्रिक्वेंसी की रेंज याद रख लीजिए आप, ठीक है, वेवलेंथ ये निकल जाएगा आपसे, ठीक है। तो हमारे पास जैसे कि ये जो फ्रिक्वेंसी के फॉर्मूले से आप निकाल लीजिए सी बाय लेमडा, ठीक है। फ्रिक्वेंसी पता है तो फिर आप लेमडा निकाल सकते हो, लेमडा पता है तो ये निकाल सकते हो। 2 मार्क्स का इस टेबल से क्वेश्चन को कोई नहीं रोक सकता। LCR लैग एंड बिहाइंड, ठीक है, ये आपको बता ही दिया है कि आपका LCR में आपका जो कौन लैग करेगा, करंट लैग कब करेगा, करंट लैग करेगा इंडक्टर में, कैपेसिटर में करंट आपका लीड करेगा 90 डिग्री, ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस है, ठीक है। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ, ठीक है, ये क्वेश्चंस कहाँ से है, ये क्वेश्चंस हमारे पास एटम से है, सॉरी हाँ एटम से है, ठीक है, एटम से क्वेश्चंस। 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाय एन इनिशियल फाइनल, फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 बाय एन इनिशियल का स्क्वायर। इस पे क्वेश्चंस आ सकता है। एन फाइनल की वैल्यू अगर 1 है तो लेमन सीरीज है। लेमन सीरीज कहाँ लाई करती है, लेमन सीरीज हमारे पास जो यूवी रे में, अल्ट्रावायलेट रे में लाई करती है। एन एफ की वैल्यू 1 है तो एन इनिशियल क्या हो जाएगा, वो फिर 2 3 4 कंजुगेटिव हो जाएगा। एन फाइनल की वैल्यू अगर 2 है तो वो बेलमर सीरीज है, ठीक है। एन फाइनल की वैल्यू अगर 3 है तो फिर वो पाश्चन सीरीज है, ठीक है। एन फाइनल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है तो फिर वो आपका ब्रैकेट सीरीज है, लास्ट 5 हो जाएगी तो ये पी फंड सीरीज हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है, तो कितनी एनर्जी कितनी वेवलेंथ होगी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके आने के पूरे पूरे चांसेस है। रदरफोर्ड मॉडल्स में आप इम्पैक्ट पैरामीटर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करूं कि आपका जो बोर मॉडल के अंदर बोर रेडियस है, बोर रेडियस वो हमारे पास 0.53 एंगस्ट्रॉम रहती है, ठीक है। या किसी की भी हमें रेडियस निकालनी है, आर nth ऑर्बिट की निकालनी है, तो n स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम कर दीजिए। मैं कह सकता हूँ रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो ऑर्बिटल संख्या है, ठीक है, उसके n स्क्वायर के। इसी प्रकार कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाय n के। और एनर्जी कितनी एसोसिएट होती है, एनर्जी होती है, ये nth लिख देता हूं मैं, -13.6 n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, ठीक है। बोर मॉडल का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वहीं से आपका हो जाएगा बोहर का भी, ठीक है। न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस का जो साइज कितना है, तो साइज डिटरमाइन करते हैं उसकी रेडियस से। आर नॉट की वैल्यू इंपेरिकल कांस्टेंट है, और आपका क्यूब रूट या फिर इसकी पावर 1/3 लिख देते हैं, एटॉमिक जो है इसका नंबर जो रहेगा, एटॉमिक मास रहेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसकी वैल्यू जो 1.210 की पावर हमारे पास -15 रहती है, ठीक है। साइज अलग अलग हो सकता है, आपका एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी आपका रेडियस साइज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। क्यूब 3 आएगा हमारे पास। और न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी सेम रहती है, ऑर्डर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 70, ठीक है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी इतनी रहती है सभी की, ठीक है, ये चेंज नहीं होती, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार के एग्जाम्पल, एक एक दो एग्जाम्पल करके जाइए, जैसे कि हीलियम है, आपका ड्यूटेरियम है, ठीक है,
आइसोटोन्स के इसी प्रकार, ठीक है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं जी, ठीक है। तो ये सब आपको करने हैं, ठीक है, छोटे छोटे डेफिनेशन आपका श्योर आएगा इससे क्वेश्चन से, ठीक है, इससे क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बोहर मॉडल, हम डिस्कस कर चुके हैं। बोहर मॉडल का रेडियस का इस पे आएगा, खासकर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ट्रांजिशन कर रहा है हमारे पास, किसी भी ऑर्बिट की आपका एनर्जी निकालनी है, जैसे फिफ्थ की निकालनी है, ठीक है, तो हमारे पास -13.6 डिवाइड बाय फाइव का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो वो ट्रांजिट कर रहा है थर्ड ऑर्बिट टू आपका सेकंड ऑर्बिट, ठीक है, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे। डी ब्रोगली वेवलेंथ मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यूमेरिकल आता ही आता है, न्यूमेरिकल पहले भी आता था, अब एमसीक्यू आने लग गया, अब तो आएगा ही आएगा, ठीक है, पहले भी इसका न्यूमेरिकल आता था, ठीक है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारे पास क्या रहती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय मोमेंटम, इसको लिख सकते हो एच बाय एम सी, ठीक है, ये लिख सकते हो, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ आप क्या लिख सकते हो, एच बाय √2m e ठीक है, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एच बाय, ये मैं इसको रीड कर देता हूँ, 12.27 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, डिवाइड बाय √v, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ सकते हैं इसमें क्वेश्चंस। डी ब्रोगली वेवलेंथ के अलावा जो क्वेश्चंस आ सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जितनी एनर्जी इंसिडेंट की कुछ तो खपत होगी वर्क फंक्शन में, कुछ खपत होगी काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला EV0 भी होता है, 1/2mv² भी होता है। वर्क फंक्शन की बात करें, वर्क फंक्शन ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आ गया, वर्क फंक्शन हमारे पास होता है h/0, कम से कम कितनी एनर्जी, ठीक है, रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो कितना रहता है कंडक्टर के केस में, कंडक्टर के केस में कंडक्शन बैंड और उसके बीच कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक है। तो इसमें कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड हो गया, ये हमारे पास वैलेंस बैंड हो गया। तो ये जो गैप है, ये जो गैप रहता है, ये गैप कितना रहता है, ये गैप, ये कंडक्टर के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। ये आपका कंडक्टर के केस में ओवरलैप हो रहे होते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप हो रहे होते हैं, तो इतना पोर्शन मिक्सअप होता है, तो गैप 0 होता है कंडक्टर के केस में। सेमी कंडक्टर के केस में ये आपका 3 से लेकर के नियर अबाउट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बाकी स्पेसिफिक मटेरियल पर डिपेंड करता है। जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन का हमारे पास कितना रहता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। जर्मेनियम है, ठीक है, तो उसका 0.7 रहता है, ठीक है। इंसुलेटर में गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, 3 EV से ज्यादा हो जाता है, या 5 या 6 EV से भी ज्यादा हो जाता है। तो आपके जो कंडक्टिंग मटेरियल है, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, तो इसके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। और आपका P टाइप और N टाइप ये भी हम करेंगे। फ्यूजन एंड फ्यूजन प्रोसेस की, ठीक है। फ्यूजन प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर है, हैवी न्यूक्लियर है, उसको डिकम्पोज करते हैं 2 पार्ट्स में, आपका क्रिप्टन और बेरियम आपका जो है वो बनते हैं, और साथ में न्यूट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये प्रोसेस यूज होता है। फ्यूजन प्रोसेस है वो हमारे पास सन में यूज होता है, ठीक है, जैसे कि लाइट न्यूक्लियर को मिलाया जाता है, हैवी न्यूक्लियर बनता है इसमें प्रोडक्ट, और इसमें हैवी न्यूक्लियर होता है, उसको स्प्लिट किया जाता है, ठीक है, फ्यूजन में। तो इसका क्वेश्चन भी आपका 1 मार्क्स का बन सकता है। उसके बाद हम अगर बात करें, जो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन बन सकता है वो एनर्जी इक्विवेलेंट, एनर्जी इक्विवेलेंट है वो, हालांकि हमने डाल रखा होगा, ठीक है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी। एनर्जी इक्विवेलेंट 1 AMU में कितनी एनर्जी होती है, 1 AMU से अगर एनर्जी बनाई जाए, एक एटॉमिक मास को से अगर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए आइंस्टीन की इक्वेशन के अनुसार E = mc², तो ये रहती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी जो है वो बनती है 1 AMU से, ठीक है। तो किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप ये, ठीक है, तो ये कन्वर्जन आपका आ सकता है।
आप उसके बाद देखिए माइनॉरिटी, पी टाइप में जो माइनॉरिटी रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और आपका माइनॉरिटी, ठीक है, माइनॉरिटी, ठीक है, और मेजॉरिटी आपका होल रहते हैं, ठीक है। एन टाइप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका मेजॉरिटी हो जाते हैं, तो होल आपके माइनॉरिटी आएंगे, होल माइनॉरिटी, और इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी है, ठीक है, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम क्या बोल देते हैं, हमारे पास एक्सेप्टर टाइप डोपिंग बोल देते हैं, एन टाइप को डोनर टाइप भी हम कह सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल याद करके आप पी टाइप के, जिसके लास्ट में आपके जो टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है, वो आप याद रखिए, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, एन का आप याद रखिए, जैसे फॉस्फोरस होता है, तो दो एग्जांपल बिल्कुल याद रखिए, 1 मार्क्स के आ सकते हैं। ये मैंने आपके 31 क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें हो सकता है जो टॉपिक एक्स्ट्रा हो गया हो, एमसीक्यू मोस्ट प्रोबेबली आपके यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। और साथ में मैं आपका ऐड कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चन सेट, ठीक है, जो आप कर सकते हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आप ध्यान देने वाली बात, हमने ऑप्टिक्स इंक्लूड नहीं किया है, ऑप्टिक्स वो टेस्ट में इंक्लूड है, साथ में मैं एक जो है वो और ऐड कर दूंगा, इसके अंदर मैंने इंक्लूड नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो ऑप्टिक्स का जो पोर्शन है वो इन 31 क्वेश्चंस में नहीं है, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस ही मैंने बताए हैं 1 मार्क्स के, और जो मेन जो पोर्शन रहता है, ठीक है, जैसे 5 मार्क्स का है, ठीक है, तो वो मैंने आपका पीडीएफ में मैंने ऐड कर दिया है, पीडीएफ में आप देख लीजिए, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमारे पास जो थ्योरी का पोर्शन है, इसमें मैं थ्योरी के आपके जो है वो 29 क्वेश्चंस है वो हमने गिवन किए हैं, यहाँ पे 29 क्वेश्चंस मैंने थ्योरी के यहाँ पे गिवन किए हैं, ये आप देख सकते हैं 1 to आपका 29, कुछ ऑप्शनल्स में भी है, ठीक है, और ये मेरे कुछ टेस्ट लिए हुए थे, इसमें साथ में जो मार्क्स ऐड किए हुए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, सभी को लॉन्ग में करना है आपको, ठीक है। और हम बात करें कि एमसीक्यू के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे इस पीडीएफ के अंदर एमसीक्यू जो हमारे पास है वो 50 एमसीक्यू दिए हुए हैं, 50 क्वेश्चंस, ठीक है। 50 क्वेश्चंस में जो लास्ट के है, ठीक है, लास्ट के आपके जो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन वो ऑप्टिक्स से है, ऑप्टिक्स से है, तो वो क्वेश्चंस आप जरूर करें, जिनके चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि ऑप्टिक्स से आपका काफी स्कोरिंग रहता है, 14 मार्क्स का आपका ऑप्टिक्स आता है, जैसे कि मैं लास्ट के क्वेश्चंस पे लेके चलता हूं, और ये सभी क्वेश्चंस आप ये ट्राई कर सकते हैं, इन्हीं से रिलेटेड आएगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 41 से लेकर के आपका 50 तक, ठीक है, तो ये आप ऑप्टिक्स के ट्राई करें। बाकी एक नेक्स्ट एक वीडियो और लेके आऊंगा मैं, उसमें केवल एमसीक्यू ही बताऊंगा, 25 से 30 क्वेश्चन होंगे, उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो हार्डली मैंने ये 50 क्वेश्चंस बताए हैं, 50 में मैं डायरेक्टली रेकमेंड कर रहा हूं कि आपके लास्ट के 10 क्वेश्चंस जरूर करें, और इस पेपर से बाहर आपका जो है सिलेबस नहीं आने वाला, इस बात की मैं श्योरिटी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। सो प्लीज इस वीडियोस को शेयर करें, और जो स्टूडेंट्स हैं जो +2 फिजिक्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी तक ये रीच हो पाए, और आपका बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।